हेलो दोस्तों, आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन देख रहे हैं। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले 10th के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि ये चैप्टर पढ़ने से क्या क्या लाभ होते हैं और परीक्षा में इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं आप लोगों को इन सभी चीज के बारे में जानकारी दूंगा। चलते हैं स्क्रीन बोर्ड की ओर। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जल। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलेगा तो जल का निर्माण कर देगा। अब कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक जब अभिक्रिया होती है तो उसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है। जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, और वह जब दही बन जाता है तो वह ठोस अवस्था में आ जाती है। इसका मतलब अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा आता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन होता है, जैसे हम लोग लोहे में जंग लगती है तो लोहा पहले थोड़ा उजला रहता है, जब जंग लग जाती है तो थोड़ा मलिन टाइप पर हो जाता है। इसका मतलब रंग में परिवर्तन हो जाता है। तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का मतलब होता है कोई कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें तापमान दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे तापमान निकलता भी है। चलते हैं आगे। गैस का उत्सर्जन। रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें गैस निकलता है। जैसे हम लोग चावल बनाते हैं, चावल में अगर पानी रख करके उसमें तापमान देते हैं तो उसमें से गैस निकलता रहता है। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। अवक्षेपण का निर्माण। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें अवक्षेप का मतलब होता है झाग। झाग का निर्माण होता रहता है और ऊपरी सिरे से वह झाग क्या करता रहता है, निकलता रहता है। तो चलते हैं आगे। हमारे दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया। हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं तो अभी हम देखेंगे। भोजन का पचना। हमारे शरीर में भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो वह ठोस पदार्थ होता है, लेकिन मुंह से पाचन शुरू होता है और धीरे धीरे छोटी आंत में जाकर के पूर्णतः पच जाती है। इसका मतलब भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यह पहले ठोस अवस्था में रहता है और धीरे धीरे टूट कर यह छोटा छोटा कण में बदल जाता है। उसके बाद श्वसन। श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सांस के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तीसरा आता है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि लोहा शुरू में एक ऐसा ठोस पदार्थ है जिस पर थोड़ा चमक रहती है, लेकिन लोहे को जब खुले वायु या नमी में छोड़ दिया जाता है तो लोहा के ऊपर एक काला धब्बा लग जाती है, जिसके कारण वह उसका चमक जो होता है मलिन हो जाता है। इस प्रकार लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। चौथा, दही का बनना। दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि शुरू में दही बनाने के लिए हमको दूध की जरूरत होती है। दूध एक द्रव पदार्थ है, लेकिन वही द्रव पदार्थ जब दही में बदल जाता है तो वह ठोस पदार्थ का निर्माण कर देता है। इस प्रकार कह सकते हैं दूध से दही बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम आगे चलते हैं तो आगे अभिकारक। अभिकारक को हम अभिकर्मक भी कहते हैं, या इसको रिएक्टेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। रिएक्टेंट उसको कहते हैं ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिकारक या अभिकर्मक कहलाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में अगर भाग ले लेगा उसी पदार्थ को हम अभिकारक या अभिकर्मक या रिएक्टेंट कहते हैं। दूसरा होता है उत्पाद, या इसी को बोलते हैं प्रतिफल, या इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होता है। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, या इसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिकारक है, लेकिन दोनों अभिक्रिया जब कर जाता है तो इसके बाद निर्माण करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका मतलब यह प्रतिफल होगा। फिर नीचे देखते हैं दूसरा उदाहरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों मिल करके जल का निर्माण करता है। इसका नाम है जल, H2O। यह जल का सूत्र होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस मिल करके जल का निर्माण करती है, इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है और जल उसके फल स्वरूप प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह प्रतिफल है। तो अब हम लोग चलते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और प्रतिफलों को पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो उसमें जो अभिकारक होते हैं तथा जो प्रतिफल होते हैं उसको या नहीं तो किसी संकेत में लिखेंगे या नहीं तो किसी सूत्र में लिखेंगे। तो संकेत और सूत्र की सहायता से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं शॉर्टकट में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और प्रतिफलों को सूत्रों एवं संकेतों की सहायता से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसमें मैग्नीशियम के एक अणु में एक परमाणु है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के एक अणु में 2 परमाणु है। इधर देखते हैं मैग्नीशियम के एक अणु में एक ही परमाणु है और ऑक्सीजन के एक अणु में एक ही परमाणु है। इसका मतलब मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसका मतलब यह असंतुलित समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगाते हैं तो यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ 2 कर देंगे तो मैग्नीशियम की संख्या यहाँ 2 हो जाती है, इधर भी मैग्नीशियम की संख्या 2 हो जाती है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं रासायनिक समीकरण अब 2 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो कह रहा है वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका मतलब जितना अभिकारक में तत्वों की संख्या है उतना ही प्रतिफलों में तत्वों की संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब इधर जो भी अभिकारक है और इधर जितना भी प्रतिफल है उसमें तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इसका मतलब यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसे संतुलित करने के लिए इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर 1 है, इसलिए यहाँ हम 2 से गुना करते हैं। जब ये 2 से गुना हम किए तो ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो हाइड्रोजन की संख्या इधर फिर 4 पुराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से जो ही गुना करते हैं तो 2 दूना 4। इसका मतलब हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाती है? 4। और यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाती है। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाती है। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक को फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को